हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं टर्म 2 के सिलेबस के अनुसार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे काफ़ी हद तक सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। सारे बच्चे जानते हैं कि केमिस्ट्री का मतलब ही है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बिना केमिस्ट्री अधूरा जैसा लगता है, इसलिए हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सॉरी। इस चैप्टर में हम लोग ये पीरियोडिक टेबल के बारे में तो सब जानते ही होंगे। पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। ये पीरियोडिक टेबल में क्या होता है ना कि जितने भी ये जो जिगजैग मोशन में ये जो स्टेप दिख रहा है आपको, जिगजैग में बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेलुरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ये जिगजैग मोशन में जो दिख रहा है इसको हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं। मेटलॉइड उसे कहते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, ये जो इधर वाला जितना भी जिगजैग मोशन की इधर वाला जो भी दिख रहा है हमको, उसको नॉन मेटल बोलते हैं। ठीक है, ये जितने भी सारे हैं जिगजैग मोशन की इधर वाला, उसको हम लोग नॉन मेटल बोलते हैं। और ये जो पूरा ग्रीन ग्रीन है इसको हम लोग बोल रहे हैं मेटल। यहाँ पे हाइड्रोजन भी एक है जो नॉन मेटल है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा और आगे हम लोग इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको ये जो बहुत ही आसानी से एटॉमिक नंबर के साथ साथ सारा मैंने सीरीज बाय आपको याद हो जाए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इन क्लास 9 वी हैव लर्न्ड दैट द मैटर्स अराउंड अस इज प्रेजेंट ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स एंड द एलिमेंट्स कंटेन्स द एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप। एंड देखिए यहाँ पे हम लोग सीधा सीधे बात समझते हैं कि जितने भी अभी तक मेटल हैं, जितने भी एलिमेंट्स हो, जितने भी मैंने ये एलिमेंट्स होते हैं लगभग अभी तक खोजा गए हैं। 118 एलिमेंट्स को अभी तक डिस्कवर हो चुका है। ठीक है, इसमें से 19 एलिमेंट्स जो है नेचुरली ऑक्योर्ड है। कहने का मतलब है ये है जो प्रकृति से यानी नेचर से हम लोग को प्राप्त हुआ है। ठीक है, और जितने भी एलिमेंट्स हो गए, जैसे इधर 6 18 6 कितना हो गया 24, और बाकी जो 24 एलिमेंट्स है वो साइंटिस्ट के द्वारा है जो खोजा गया है। ठीक है, और भी भविष्य में है जो फ्यूचर में एलिमेंट्स खोजा जा सकते हैं, देखा जाएगा फिर। तो वही बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे जैसे हम लोगों ने एक थोड़ा सा डिफरेंसेस जानना चाहते हैं कि एलिमेंट्स और कंपाउंड होते क्या हैं। एलिमेंट उसे कहते हैं जो अपना एक सिंगल एटम रखता है। ठीक है, एटम्स जिसके पास हो। और कंपाउंड उसे कहते हैं कंपाउंड उसे कहते हैं जो 2 और मोर देन 2 एलिमेंट से आपस में मिलके बनता है, उसी को हम लोग कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड जैसे H2O क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलके बना, जैसे ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है। अब वहीं हाइड्रोजन देख लीजिए, हाइड्रोजन का एक एटम अपना खुद का एटम होता है। ऑक्सीजन का देख लीजिए अपना खुद का एटम होता है, इसलिए वो एलिमेंट है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सब एलिमेंट है, जबकि H2O कंपाउंड है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखो क्लासिफिकेशन अगर हम देखने की बात करें तो 118 एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं। अगर उसको क्लासिफाई करें तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए उसको क्या मैंने उसको अगर स्टडी करने के लिए जाए तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा स्टडी करना, अगर प्रॉपरली मैंने इंडिविजुअली अगर उसका स्टडी किया जाए तो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको क्लासीफाई कर देते हैं, मैंने कैटेगरी वाइज कर देते हैं ताकि हमको स्टडी करने में वो काफ़ी आसानियत हो। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए कि क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या है। क्लासिफिकेशन करने का मतलब सबको है जो क्लास वाइज मैंने कैटेगरी वाइज में। जैसे आप लोग कभी शॉप गए हैं, अगर आप शॉप गए होंगे दुकान में, तो कभी दुकानदार देखते होंगे कि क्या बोलता है, सोप जो है साबुन को एक कैटेगरी में रखता होगा। क्या बोलता है, बिस्किट्स को भी एक कैटेगरीज में रखता होगा। अब साबुन इसमें क्या बोलता है, कौन सा नहाने वाला वॉशिंग के लिए, कौन सा वॉशिंग के लिए, धोने के लिए, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं बिस्कुट को देख लीजिए, पार्ले जी किस में है, गुड डे कौन से में है, ये कौन से में। ठीक है, तो एक बिस्किट का अलग बैरक रखता होगा और सोप का अलग बैरक रखता होगा, ताकि कोई भी अगर कस्टमर मांगे तो उसको आसानी से जाके वो दे सके। यानी कि सेम प्रॉपर्टी वाला,
मैंने बिस्कुट तो मीठा खट्टा मीठा होता ही है, तो सेम प्रॉपर्टी वाला का अलग कर दिया, सोप बने सोप को अलग कर दिया, और भी बहुत सारे सामान होते हैं जिसको अलग अलग रखते हैं, जैसे मसाला स्पाइसेस हो गया, स्पाइसेस को है जो क्या बोलता है वो अलग कैटेगरी में रखेगा, दाल को अलग कैटेगरी में रखेगा, राइस को अलग, मैंने कैटेगरीज बाइज करते हैं, इसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टी में सारे एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर देना एकदम सिमिलरली, उसी को हम लोग क्लासिफिकेशन के अंतर्गत रखते हैं। यही यहाँ पे लिखा हुआ पूरा बात, ठीक है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डेब्रोनियर थ्रेड, ठीक है। तो इसी तरीके से क्लासिफिकेशन के सीरीज में ही बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ठीक है, उन्हीं साइंटिस्टों में से एक साइंटिस्ट था डोब्रेनर। डोब्रेनर्स थ्रेड क्या होता है समझने की कोशिश करेंगे। डोब्रेनर एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने थ्रेड दिया था, यानी कि सारे एलिमेंट्स को 3-3 के पेयर में उसने बांटने की कोशिश किया, ठीक है। ये कब हुआ भाई, 1817 में। 1817 में डेब्रोनियर एक ऐसा साइंटिस्ट आया जिसने सारे एलिमेंट को कहा ना कि 3-3 के पेयर में बना के रखिएगा ना तो वो ज़्यादा सिंपल होगा। उसने देखा कि 3-3 के पेयर में सारे एलिमेंट्स को मतलब सबका प्रॉपर्टी मतलब सेम दिख रहा था, इसलिए उसको 3-3 के पेयर में बांटा, ठीक है। वो कौन कौन से वो देखते हैं। थ्रेड का मीनिंग थोड़ा समझ लेते हैं। थ्रेड का मतलब ही होता है 3, ठीक है, जिसको 3 के रूप में रखा जाए, 3 के फॉर्मेशन में रखा जाए। थ्रेड वर रिटन इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और इसने जो सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के रूप में है जो अरेंज किया था, इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास के रूप में। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। देखिए बहुत ही अच्छा बात बोला इसने। इस बात को अगर देखा जाए, इसने क्या कहा ना कि मान लिया 3 एलिमेंट को उसने क्या किया, ग्रुपिंग किया, जैसे ए बी सी, 3 को एलिमेंट लिया, ठीक है, और इसका एटॉमिक मास कुछ होगा, माना एटॉमिक मास कुछ होगा, ठीक है, मान लेते कुछ होगा, और इसका भी एटॉमिक मास कुछ होगा, इसका भी एटॉमिक मास कुछ होगा। इसने क्या देखा ना कि ए और सी के एटॉमिक मास को जब जोड़ा जाता है, इसके और इसका अगर एवरेज निकालते हैं ना तो इसके इक्वल हो जाता है। कहने का मतलब अगर ए का एटॉमिक मास प्लस बी का एटॉमिक मास को अगर एवरेज हम लोग निकालते हैं तो रफली बी का एटॉमिक मास वो है जो निकल जाता है, ठीक है। यानी कि इसका और इसका एटॉमिक मास का है जो एवरेज होता है, ये लगभग रफली, किसने कहा, डोब्रेनियर ने कहा ये बात। तो कुछ कुछ यहां पे दिया हुआ भी था उसका एटम, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक अगर मास हम लोग देखते हैं तो 14.1, स्ट्रोंटियम का देखते हैं तो 87.6, बेरियम का देखते हैं तो 137.3 आता है। अब देख लेते हैं कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मास का एवरेज निकाल के देखते हैं, प्रूव करके देखते हैं कि क्या उन्होंने बात वो सही बोला कि नहीं बोला। कैसे प्रूव हो रहा है, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कितना, 14.1 प्लस 37.3/2 डिवाइड करके देख, थोड़ा मैथमेटिकल है। अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 77.4 आता है रफली। अगर कैलकुलेट करें इसको तो 2 चौके 2 8 16 और 2 8 16 और 2 7 14, लगभग इतना आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको देखा जाए तो ये रफली तो सेम ही आ रहा है लगभग, अब ऐसा जरूरी नहीं लेकिन लगभग तो सेम आ रहा है ना स्ट्रोंटियम के। तो यही बात इसने डोब्रेनियर ने कहा कि कैल्शियम और बेरियम का जो कैल्शियम और बेरियम का एटॉमिक मास का एवरेज स्ट्रोंटियम बीच वाले के इक्वल होता है लगभग रफली, ठीक है। यही बात डोब्रेनियर ने कहा। डोब्रेनियर ने ऐसा है जो क्या बोलता है, इसमें भी दिखाया, कैल्शियम में भी दिखा देते हैं, कैल्शियम, ब्रोमीन और आयोडीन, सॉरी कैल्शियम में क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, उसमें भी उसने ऐसे ही देखा। अगर क्लोरीन का देख लेते हैं तो 35.5 होता है, ब्रोमीन का 79.9 होता है, 126.9 होता है, ठीक है। ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पेयर बहुत ही जरूरी से याद रखना पड़ेगा, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसका देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर हम देख के अप्रूव करके देखते हैं एवरेज में तो 35.5 प्लस 126.9
बाई 2 अगर कैलकुलेट करें तो 161.62 हो जाएगा ना, 4/2 अगर कैलकुलेट करते हैं तो 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4, यानी देखिए लगभग ब्रोमीन के बराबर आ रहा था। ठीक है, लगभग ब्रोमीन के बराबर आ रहा है, यानी कि डोब्रेनियर ने कहा कि फर्स्ट और थर्ड का जो सम माने एवरेज बीच वाले के रफली इक्वल होता है एटॉमिक मास, ये डोब्रेनियर ने कहा, लेकिन ये सब जगह लागू नहीं हो पाया। ठीक है, एक और एग्जांपल है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसका आप खुद से घर पे प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा पूरा डोब्रेनियर का जो लॉ है। ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। ठीक है, इसने जो भी मैंने ये मैंने जो भी इसने थ्योरी दिया, ये देखो, यही देखिए, यही डोब्रेनियर है। देखिए इसका मुंह बेचारा के कैसा है। ठीक है, उस समय लगता है कैमरा सही नहीं रहता था, इसलिए इस तरह से बेचारा का फोटो खिंचा गया, लेकिन समझ लीजिए डोब्रेनियर ने क्या कहा कि मात्र उसने देखा ना कि 3 3 6 3 9 ही एलिमेंट्स पे ये रूल फॉलो हो रहा है, बाकी पे फॉलो हो ही नहीं रहा था। ट्रेड का जो नियम था उसका, डोब्रेनियर का थ्रेड का जो लॉ है वो सिर्फ 3 पर ही लागू हो रहा है, बाकी पर हो ही नहीं रहा है। इसलिए इसका जो लिमिटेशन यानी कि इसका जो डिसएडवांटेज था, बस 9 ही तक सीमित रह गया, उसके आगे हो ही नहीं पाया। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अब बेचारा ये तो प्रूव कर नहीं पाया। ठीक है, तो अब देखिए बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट, लेकिन एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट। ठीक है, डोब्रेनियर मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑन प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट। डोब्रेनियर ने एक और काम कर डाला, बेचारा ने काम क्या किया ना कि प्लेटिनम को उसने सबसे पहले कैटलिस्ट के रूप में भी देखा था। ठीक है, तो ये भी बात इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा, एमसीक्यू में शायद पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे इसी तरह से साइंटिस्ट, अब बेचारा तो ये सही तरीके से जो इसको जो कैटेगराइज कर नहीं पाया, तो बहुत सारे साइंटिस्ट में जो धुआंधार आग लग गया, मैंने क्या बोल सकते हैं, लड़ाई छिड़ गया कि अब हमको भी खोजना है, बेचारा ये तो खोज नहीं पाया, तो बहुत सारे साइंटिस्ट खोजने लग गए। ठीक है, तो उन्हीं में से एक साइंटिस्ट आया न्यूलैंड ने क्या किया ना, एक ऑक्टेव सिद्धांत दिया। ठीक है, ऑक्टेव लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसने क्या कहा भाई, जरा देख लेते हैं हम लोग, ये कितना सज्जन आदमी था। The attempts of Dobrenier encouraged after other chemists to correlate the properties of element with their atomic mass। लेकिन ये बात तो सही है, डोब्रेनियर ने ही सबको मोटिवेट किया, इनिशिएटिव स्टेप तो उसी ने लिया, फिर उसी से देख देख के सब मोटिवेट हुआ, फिर आगे जो लोग हैं जो खोजने में लग गए। इन 1866 जॉन न्यूलैंड्स एंड इंग्लिश केमिस्ट, वो इंग्लिश मैंने अंग्रेज केमिस्ट था। ठीक है, English scientists arranged the then known elements in the order of the increasing atomic mass। न्यूलैंड भैया ने भी यही किया कि क्या बोलता है, इसने भी ये जो सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक मास पे ही अरेंज करने की कोशिश किया। He started with the elements having the lowest atomic mass, hydrogen, and ended at the thorium, which was the 56th element। इसने क्या किया ना कि हाइड्रोजन से स्टार्ट किया, इसने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया और थोरियम तक, ठीक है, ओके, थोरियम तक है जो इसने क्या किया, 56 तक है जो खोज किया। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को है जो अरेंज करने की कोशिश किया, हाइड्रोजन से लेकर थोरियम तक के सारे एलिमेंट्स को इसने अरेंज करने की कोशिश किया। तो भाई कैसे किया अरेंज, देख लेते हैं हम लोग। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने बुक को है जो सामने खोल के रखें। ठीक है, ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा उसको अंडरलाइन कर सके। He found that every 8 element had properties similar to that of the first. He compared to this the octaves found in music. Therefore, he called it the law of octaves. इसने क्या किया ना कि सारे एलिमेंट्स को मैंने कैटेगराइज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब इसने कैटेगराइज करना स्टार्ट किया तो इसने क्या महसूस किया, देखिएगा जरा सा। इसने क्या किया ना कि सारे एलिमेंट्स को मैंने सजाना स्टार्ट किया। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स को मैंने इस तरह से सजा दिया। ठीक है, अब इसने क्या देखा कि पहला एलिमेंट उसके 8वें एलिमेंट के प्रॉपर्टी के लगभग सिमिलर हो रहा था। अरे बस में फिर लिखा दूसरा एलिमेंट। ठीक है, फिर 9वां, दूसरा एलिमेंट क्या हुआ ना कि 9वां एलिमेंट के प्रॉपर्टी के सेम हो रहा था। फिर तीसरा एलिमेंट क्या देखा उसने, जो फिर 10वें एलिमेंट के प्रॉपर्टी के इक्वल हो रहा था। कहने का मतलब है कि मैंने पर
प्रत्येक 7 स्टेप के बाद यानी 8वां स्थान पर, यानी पोजीशन एट 8th प्लेस एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। ओके, यानी कि पहला और 8वां प्रॉपर्टी एकदम सेम था, माने दूसरा और 9वां प्रॉपर्टी सेम था, यानी बीच में जितने भी 8-8 के गैपिंग पे जितने भी एलिमेंट्स होते थे सबका प्रॉपर्टीज लगभग सेम होता था। तो इसने एक नया खोजा डोब्रेनियर ने तो 3 के प्रॉपर्टी 3 गो में है जो पहला और तीसरा को जोड़ के एवरेज निकाला। इसने क्या किया कि माने 8-8 के गैप पे है जो सबका प्रॉपर्टी सेम देखा। जैसे यहां पे देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पे उसने ये उसी का है, न्यूलैंड का ऑक्टेव्स है। हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इस तरह से सबको अरेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन इसने क्या देखा कि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लोरीन के बराबर था, ठीक है। तो फ्लोरीन के कैटेगरी में इसको रख दिया। उसी तरह हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकेल, ब्रोमीन, इन सभी का प्रॉपर्टी सेम देखा। तो सबको एक वर्टिकल लाइन में है जो उसको अरेंज कर दिया, एक कॉलम में उसको अरेंज कर दिया, एक ग्रुप में। फिर क्या देखा, लिथियम का 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए सोडियम के बराबर हो गया। ये लिथियम जो है सोडियम के बराबर हो रहा था। बेरिलियम जो है मैग्नीशियम के बराबर हो रहा है। बोरोन जो है एल्युमिनियम के बराबर हो रहा है। बराबर कहने का मतलब प्रॉपर्टी सबका सिमिलर हो रहा है। कार्बन का है जो सिलिकॉन के प्रॉपर्टी के सेम हो रहा है। नाइट्रोजन का है जो फास्फोरस के सिमिलर हो रहा है। ऑक्सीजन का सल्फर के अनुसार। इसने क्या देखा, सबका है जो 8-8 के गैप पर है जो सबका प्रॉपर्टी सेम हो रहा था। सबको क्या किया, वर्टिकल लाइन में सजा दिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, याद तो रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा पढ़ के। क्या आपको पता है हिंदी भाषा में हम लोग म्यूजिक पढ़ते हैं, उसमें है जो सारे गा मा पा आपने पढ़ा होगा, जैसे सारे गा मा पा दा नी, यानी 7 हो गया, फिर 8वां नंबर पर फिर सा आ जाता है, सारे गा मा पा दा नी। फिर देखिए 8वां पे फिर आ गया सा, सारे गा मा पा दा नी सा, यानी कि देखिए फिर से रिपीट हो गया। उसी बात को इसने भी कहने की कोशिश किया, न्यूलैंड्स ने। ये तो हिंदी में हो गया, इंग्लिश में भी एगो है, उसको ध्यान से देखिएगा। डोरेमी फासो लाटी, डोरेमी फासो लाटी, इसमें भी क्या हुआ ना, डोरेमी फासो लाटी में भी क्या हो रहा था, सिमिलर मैंने 8 पे है जो रिपीट हो जाता है, वो वेस्टर्न कल्चर के अनुसार है, ठीक है। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस देखिए, बेचारे ने खोजा तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, कुछ लिमिटेशन रह गया, इसमें भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज रह ही गया। न्यूलैंड भी बेचारा सही से खोज नहीं पाया, क्या अब उसमें डिसएडवांटेज रह गया, उसको देखने की कोशिश करते हैं। इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू द कैल्शियम, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। कहां तक, सफी ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हो रहा है, बाकी आगे फॉलो ही नहीं कर रहा है, बस खाली अरेंज करके रख दिया है। बताइए, यानी कि उसका प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही काम कर रहा है। कहां तक, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही काम कर रहा है। बताइए, आफ्टर कैल्शियम every 8 element did not possess the property similar to that of the first। कैल्शियम के बाद वो पहले के रूप में है जो काम ही नहीं कर रहा है, उसके जैसा प्रॉपर्टी शो ही नहीं कर रहा है, ठीक है। इट वॉज एज्यूम्ड बाय द न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन द नेचर। देखिए ये कितना गलत बात बोल दिया, उसने कहा ना कि उसने एकदम निश्चित बोल दिया कि पूरे नेचर में सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट ही हो सकते हैं, और हैं ही, एग्जिस्ट अभी कर रहा है नेचर में। क्या फिर आगे खोजा, अभी आगे फिर है जो किसी प्रकार का एलिमेंट का डिस्कवर नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। अब उसने कहा ना कि आगे कोई भी एलिमेंट है जो फ्यूचर में डिस्कवर नहीं होगा, लेकिन हुआ, देखिए रहे हैं आप लोग। बट लेटर नो सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड हुज प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। बाद में भविष्य में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स को खोजा गया, लेकिन बाद में उसका प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं कर रहा था, यह भी एक डिमेरिट था। तीसरा डिमेरिट क्या था, इसने क्या देखा, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू दिस हिज टेबल न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट अंडर द सेम नोट। कैन यू फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ द, वही लिखा हुआ है, नोट दैट द कोबाल्ट एंड निकेल आर इन द सेम स्लॉट एंड these are placed in the same column as fluorine, chlorine and bromine which have very different properties than these elements। देखिए कहने का मतलब है, इसने क्या किया ना कि एक ही वर्टिकल कॉलम में 2-3 एलिमेंट को भी ये कर दिया। जैसे यहाँ पे हो गया फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन,
फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन सबको एक साथ रखा, कोबाल्ट और निकेल। देखिए ये सब तो नॉन मेटल है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन नॉन मेटल है, जबकि कोबाल्ट और निकेल तो मेटल्स आ जाते हैं। अब वही देखिए यहाँ पे आयरन, आयरन कहाँ गया, आयरन आयरन आयरन, हाँ यहाँ आयरन। आयरन को देखिए, आयरन भी बेचारा है जो क्या बोलता है मेटल है, इसको है जो अलग तरीके से रख दिया, जबकि इसको क्या करना चाहिए था, कोबाल्ट, निकेल और आयरन को एक साथ रखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैंने उसका मैंने मेटल है ना, अभी मेटल नॉन मेटल मैंने कुछ अलग ही शो कर रहा है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ये भी एक डिमेरिट था, मैंने प्रॉपर्टी पूरी तरह से डिफरेंट हो गया। बताइए कोबाल्ट कहाँ है, निकेल कहाँ है, ये भी तो मेटल है और ये भी तो मेटल है आयरन, इसका यहाँ पे कितना दूर रख दिया है बताइए, ये भी एक डिमेरिट था। ठीक है, तो बहुत सारे डिमेरिट देखने के बाद है जो बेचारा इसका भी है जो दस द न्यू लैंड्स ऑफ ऑक्टेव्स वर्कड वेल विथ लाइटर एलिमेंट्स ओनली। इसने इसका जो नियम जो काम कर रहा था ना, सिर्फ और सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही काम कर रहा था। ठीक है, अब आ गए मेंडलीफ भैया। मेंडलीफ भैया को देख लीजिए ध्यान से जरा सा, मेंडलीफ पेरियोडिक टेबल। अब ध्यान से देखिएगा, मेंडलीफ जो थे ना, मेंडलीफ पेरियोडिक टेबल क्या है, इसको बहुत ही इसने इसका जो लगभग जो था ना काम, लगभग बेचारा ने सही काम किया, लगभग इसका प्रूवेबल भी था और लगभग विश्वसनीय भी था। देखते भाई इसने जो कैसे एलिमेंट्स को कैटेगराइज्ड किया, ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। Even after the rejection of the new Land's law of octaves, many scientists continue to research for a pattern that correlate the properties of the elements with their atomic masses. देखिए यही है बेचारा मेंडलीफ डिमेट्री इवानोविच मेंडलीफ थे। ठीक है, अब इनका इतना खतरनाक नाम है, बाप रे, जिनका जितना बड़ा दाढ़ी दिख रहा है उतना ही बड़ा खतरनाक नाम भी है, देख लेते हैं थोड़ा सा। The main credit for the classification elements goes to the Dmitry Ivanovich Mendeleev, a Russian chemist. He was the most important contributor to the early development of periodic table of elements, wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental property. इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, इनका जो कहने मैंने इनका जितना भी तारीफ किया जाए ना वो कम है। ठीक है, बहुत ही सराहनीय काम किया इन्होंने। ठीक है, अब देखिए कैसे काम किया भाई, देख लेते हैं। इन्होंने फंडामेंटल प्रॉपर्टी को एकदम डाल दिया इन्होंने, द एटॉमिक मास एंड ऑल्सो ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, उनको केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार इन्होंने बांट दिया। बताइए, एटॉमिक मास तो था ही, केमिकल, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो है रशियन क्या बोलता है साइंटिस्ट है। ठीक है, इन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए थे। ही द पेरियोडिक टेबल प्रूव्ड टू बी द यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ द केमिस्ट्री। भविष्य में पेरियोडिक टेबल जो है मैंने एकदम प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का मतलब जो प्रिंसिपल सिद्धांत होता है, मैंने जो मुख्य रूप होता है वो इसी से साबित हुआ कि केमिस्ट्री यही चीज है, पेरियोडिक टेबल का मतलब ही केमिस्ट्री है। इन्होंने ये बात को प्रूव करके दिखा दिया। थोड़ा पेरियोडिक का मतलब समझ लेते हैं, थोड़ा सा अभी पहले पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद मीनिंग समझेंगे कि पेरियोडिक का मीनिंग क्या होता है। When Mendeleev started his work, 63 elements were known. देखिए इन्होंने बात बोल दिया, जब मेंडलीफ जब मैंने स्टार्ट किया उन्होंने वर्क, तो उस समय जो 63 एलिमेंट खोजा जा चुका था। वहीं न्यूलैंड्स ने बोला कि 50 कितना उन्होंने बोला था, 56 ही एलिमेंट रहेंगे, जबकि ऐसा नहीं था, और भी मैंने डिस्कवर हुआ था ना, 63 हो गया। He examined the relationship between the atomic mass of the elements and their physical and chemical properties. इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कुछ डिफरेंट ऐसा काम किया कि एटॉमिक मास पे तो सबको अरेंज किया ही किया, लेकिन उन्होंने क्या किया ना कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को भी उसका देखा, सारा एलिमेंट का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को भी देख के काम किया। Among the chemical properties, Mendeleev concentrated on the compounds formed by elements with ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाँ, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात देखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अनुसार कौन कौन सा एलिमेंट है जो कंपाउंड बना रहा है, ये इनका कैटेगरी बहुत ही अच्छा था। ठीक है, क्या था भाई, ही सेलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव। उन्होंने क्या देखा ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो था काफी रिएक्टिव था, वो सबके साथ रिएक्शन कर जाता था। एंड फॉर्म्ड कंपाउंड्स विथ मोस्ट एलिमेंट्स, और सबके मैंने मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स के साथ वो कंपाउंड्स बना रहा था। ठीक है, The formula of hydrides and oxides formed by an element were treated as one of the basic property of an element for its classification. उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन का एक बेसिक प्रॉपर्टी रखा। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। He then took 63 cards and
On the each cards he wrote down the properties of one element. He sorted out the elements with the similar properties and pinned out the cards together on the wall. He observed that most of the elements got a place in the periodic table, were arranged in the order of the increasing atomic mass. इन्होंने देखिए क्या किया. इन्होंने क्या किया ना कि बहुत सारे कार्ड लिया इन्होंने, ठीक है, इस टाइप का कार्ड लिया, उसमें है जो बहुत सारे एलिमेंट का सिंबल दे दिया, ठीक है, और उसमें बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टी लिख दिया, प्रॉपर्टी, बहुत सारे प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, छोटा छोटा प्रॉपर्टी लिख दिया. उसी तरह से बहुत सारे कार्ड उन्होंने बनाया, ठीक है, बहुत सारे कार्ड, ठीक है, इतना एकदम कार्ड बना लिया. उसमें से क्या किया ना कि सबको है जो कार्ड बाइज कार्ड है जो दीवाल, एगो यहाँ पे दीवाल था, दीवार में क्या किया ना इन्होंने पिन करना स्टार्ट कर दिया. यहाँ पे एगो एलिमेंट को यहाँ पे रख दिया, एगो एलिमेंट को यहाँ पे रख दिया, एगो एलिमेंट को यहाँ पे रख दिया, फिर ऐसे अरेंज करने लग गए, ठीक है, अरेंज करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने इस टाइप से. उन्होंने क्या देखा ना कि जो भी जिसका भी जो भी ऊपर में जो भी एलिमेंट है जैसा इसका प्रॉपर्टी दिख रहा है, अगर वही प्रॉपर्टी अगर रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो उसको एक ही वर्टिकल में डालने की कोशिश किया, सेम प्रॉपर्टी वाला, सेम प्रॉपर्टी वाला, सेम प्रॉपर्टी वाला, इसी तरह से उसको अरेंज करना स्टार्ट करते चल गए, ठीक है. It was observed that occurs a periodic recurrence of elements with similar physical and chemical properties. उन्होंने क्या देखा ना कि जितने भी एलिमेंट्स है एक पीरियड के बाद है जो अपना प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं. जैसे यहां पे एक एलिमेंट रखा आया होगा, ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास लगभग एटॉमिक मास तो नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा सबको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है. और इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है इसका भी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी लग रहा था, इसका भी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी लग रहा था, इसका भी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर लग रहा था, और फिजिकल प्रॉपर्टी भी सबका सेम लग रहा था, ठीक है. तो सबको क्या किया ना कि एक साथ है जो अरेंज करना स्टार्ट कर दिया. उन्होंने क्या देखा, सब कार्ड्स को वैसे अरेंज किया ना जैसे यहां पर रखा, ऐसे ऐसे कार्ड को रखते चल गए. एक और तरीके से दिखाते हैं, यहां पर दीवार है, ये दीवार है, यहां पे ए एलिमेंट को रखा, ठीक है, और इसी के जैसा केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट को उसके ठीक नीचे डाल दिया, ठीक है, और फिर इसी के जैसा और शो करने वाले केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी वाले को सेम ऐसे डाल दिया. फिर सेकेंड एलिमेंट को लिया होगा पी, फिर वैसे ही उसी को इसी का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो करने वाले को ये इसके नीचे रख दिया, इसी के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो करने वाले को इसका नीचे रख दिया, ऐसे ही ऐसे वे रखते अरेंज करते चल गए. फिर उन्होंने देखा ना कि ये एक पीरियड बन रहा है, ठीक है, एक पीरियड. पीरियोडिक का मतलब ही होता है एक पीरियोडिक का मीनिंग ही होता है एक समय अंतराल, एक फिक्स पार्ट के बाद वो रिपीट होना ही होना है, उसी को हम लोग पीरियड बोलते हैं, ठीक है. अंतराल इसको आप लिख सकते हैं हिंदी में, अंतराल, ठीक है. एक सेम डिफरेंसेस के बाद, एक सेम डिफरेंस के बाद, फिक्स पोजीशन के बाद है जो वो रिपीट हो रहा था, ठीक है. तो इसीलिए इसका नाम है जो पीरियोडिक रखा, पीरियोडिक टेबल, यानी सेम डिफरेंसेस के बाद है जो वो अपना है जो प्रॉपर्टी को शो कर रहा था. ऑन दिस बेसिस मेंडलीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ. इसी के अनुसार उन्होंने क्या किया ना कि पीरियोडिक लॉ को फॉर्मुलेट किया, विच स्टेट द properties of elements are periodic functions of their atomic mass. एटॉमिक मास है जो उसका एक पीरियड के बाद, एक पीरियड फंक्शन के बाद, एकदम एक निश्चित अंतराल के बाद, एक निश्चित डिफरेंसेस के बाद, ठीक है, वो अपना प्रॉपर्टी को शो कर रहा था. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंटेन्स, देखिए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल्स को, कॉलम्स को उसने ग्रुप कहा और हॉरिजॉन्टल रोज को उसने क्या कहा, पीरियड कहा. देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या किया ना उसने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, यही है उसका पीरियोडिक टेबल. ध्यान से देखिए इसको ग्रुप रखा है, एक ग्रुप, ऐसे ऐसे वर्टिकल लाइन को उसने ग्रुप बोला, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां ग्रुप हो गया. फिर पीरियड बोला, 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड, 5 पीरियड, 6 पीरियड, ठीक है. इसी तरह से इसने जो अरेंज किया. देखिए इसने जो ऑक्साइड और हाइड्राइड में है जो सबको कन्वर्ट किया. अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो R2O लिख दिया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो RH लिख दिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो R जो है ना एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. यहाँ पे तो लिखा नहीं है, बस खाली एक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है, ठीक है. Mendeleev periodic table was published in the German journal in 1872. 1872 में है जो जर्मन के जर्नल में है जो जर्नल में सबसे पहले पब्लिश हुआ था. इन द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स एट द टॉप ऑफ द कॉलम्स एट द लेटर R is used to represent any of the elements in the group. Note the
वे फॉर्मूला वर रिटेन, फॉर एग्जाम्पल हाइड्राइड ऑफ कार्बन CH4, हाइड्राइड ऑफ कार्बन को देखिए CH4 लिखा, जैसे कहने का मतलब है हाइड्राइड, हाइड्राइड क्या कर रहा था, RH4 लिख रहा है। अगर कार्बन का अगर हाइड्राइड ले लेते हैं तो C है जो R की जगह पर है और H4 लिख गया, ठीक है। तो ये इस तरह से वो रिप्रेजेंटेशन ऊपर में लिखा हुआ है, ये उसी तरह से मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। कुछ अचीवमेंट्स थे, कुछ अचीवमेंट्स देखिए उनके क्या थे। अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पेरियोडिक टेबल, there were a few instances where Mendeleev had to place an element with a slightly greater atomic mass before an element with a slightly or lower atomic mass. The sequence was inverted so that elements with similar properties could be grouped together. देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया ना कि सारे एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुपिंग करना स्टार्ट किया। सारे एलिमेंट को, ये दीवार था, ठीक है, दीवार पे उन्होंने ग्रुपिंग को एलिमेंट कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने क्या देखा कि अगर मान लिया कि एक एलिमेंट यहाँ पे है, जैसे K है, ठीक है, तो J के बाद तो K आना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। लेकिन क्या दिखा ना कि ऊपर वाला एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है K के एलिमेंट के प्रॉपर्टी के अनुसार शो कर रहा था। तो इन्होंने क्या किया ना कि इसके जगह पे इन्होंने जो इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और यहां पर वाला जो एलिमेंट था ऊपर वाला वो J के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार शो कर रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि यहां पे इसको अरेंज कर दिया, J को यहां पे लिख दिया, K को यहां पे लिख दिया, ठीक है। यानी कि इसका कहने का मतलब है एटॉमिक मास को कभी कभी इन्होंने जो उलट पुलट भी किया ताकि वो है जो उसको अरेंज कर सके, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए निकेल, कोबाल्ट और आयरन को, जैसे निकेल देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे देखिए डिक्रीज हो गया। जैसे कोबाल्ट, निकेल का जो है 58.71 है एटॉमिक मास, ठीक है, और कोबाल्ट का 58.93। तो ये तो इससे तो ये ज्यादा भारी है ना, तो इसको तो यहां होना चाहिए लेकिन इसको यहां रख दिए। यानी इसके अनुसार जो भी मैंने कोबाल्ट का जो केमिकल प्रॉपर्टी है नीचे वाला के अनुसार फॉलो कर रहा था, तो कोबाल्ट को यहां पे रख दिया, निकेल को इसके अनुसार कर रहा था तो उसको ऐसे अरेंज कर दिया। इससे आप ज्यादा समझ सकते हैं, ठीक है। यही बात यहाँ पे पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। Further, Mendeleev left some gaps in his periodic table. Instead of the looking upon these gaps as defects, उन्होंने क्या देखा ना कि बहुत सारे गैप उन्होंने छोड़ दिया था। देखिए यहाँ पे गैप छोड़ दिया, यहाँ पे गैप छोड़ दिया, बहुत सारी जगह गैप छोड़ दिया था, ठीक है, गैपिंग छोड़ दिया था, ठीक है। Instead, as these gaps as defects, Mendeleev boldly predicted that the existence of some elements that had not been discovered at that time. Mendeleev named them by the prefixing of a Sanskrit numeral ikka, that means 1, to the name of the preceding element in the same group. इन्होंने क्या किया ना कि बहुत सारे एलिमेंट में क्या देखा उन्होंने जब अपना पीरियड बनाया तो उन्होंने देखा ना कि बहुत सारे एलिमेंट है जो उनका खाली रह गया था। जैसे यहाँ पे खाली रह गया, बहुत सारी चीज़ें जो खाली, जैसे मान लेते हैं यहाँ की बहुत ज़्यादा खाली रह गया, ठीक है। फिर उन्होंने बोल्डली प्रेडिक्ट किया कि जो मैंने खाली छोड़ दिया वो अगर भविष्य में यानी इन फ्यूचर अगर कोई भी एलिमेंट अगर डिस्कवर होता है तो इसको यहाँ पे प्लेस किया जा सकता है, ठीक है। और उन्होंने संस्कृत वर्ड इक्का मतलब होता है 1, ठीक है। इक्का वर्ड से है जो उसको प्रीफिक्सिंग में जोड़ दिया। जैसे इक्का में कैसे कैसे उन्होंने प्रीफिक्स किया था थोड़ा बता देता हूँ मैं, ठीक है। संस्कृत वर्ड में जो उन्होंने इक्का वर्ड को रखा था, इक्का बोरोन, इक्का एल्युमिनियम, इक्का सिलिकॉन, माने जो स्थान, माने जो प्लेसेस जो खाली बच रहे थे, जो प्लेस खाली बच रहे थे, उन्होंने कहा ना कि अगर इन फ्यूचर अगर इसमें अगर माने कोई भी एलिमेंट अगर डिस्कवर होता है तो इसमें रखाएगा, ठीक है। तो इस खाली प्लेसेस को उन्होंने इक्का के नाम से रखा था, ठीक है। ऐसा नहीं कि उन्होंने उसका प्लेस का इसका नाम ही है जो इक्का बोरोन, पहले से उनको पता था कि बोरोन होगा यहाँ पे, इक्का बोरोन, इक्का एल्युमिनियम, ऐसा नहीं है, ठीक है। बस एक मैंने बोरोन के नीचे वाला था तो मैंने बोरोन, इक्का बोरोन बोल दिया, एल्युमिनियम के नीचे वाला था तो इक्का एल्युमिनियम बोल दिया, सिलिकॉन के नीचे वाला था तो इक्का सिलिकॉन बोल दिया। लेकिन भविष्य में इन फ्यूचर में क्या हुआ ना कि इक्का बोरोन है जो डिस्कवर होके क्या बन गया था, स्कैंडियम। यहाँ पे है जो स्कैंडियम जब डिस्कवर हुआ तो इक्का बोरोन के प्लेस पे रखा है तो वहां पे है जो प्लेस हो गया। बाद में जब स्कैंडियम का डिस्कवर हुआ, गैलियम का डिस्कवर हुआ, जर्मेनियम का डिस्कवर हुआ तो उसको उसके प्लेसेस पर रखा गया था, एकदम फिट हो रहा था एकदम, ठीक है। स्कैंडियम को है जो बोरोन की जगह, मैंने इक्का बोरोन की जगह पर रख दिया था, एकदम फिट हो गया, मैंने एटॉमिक मास उसका एकदम सेम हो गया था। मैंने गैलियम को इक्का बोरोन, इक्का एल्युमिनियम की जगह गैलियम ने लिया, इक्का सिलिकॉन की जगह है जो जर्मेनियम ने लिया। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम
ठीक है, जब यहाँ पे सभी चीज़ों को जब रखा गया, ठीक है, तो उन्होंने ये जो एटॉमिक मास एकदम फॉलो कर रहा था, ठीक है, ये उन्होंने बोला, ठीक है, और उनका प्रॉपर्टी लगभग सेम हो रहा था। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। एटॉमिक मास ऑफ द इक्का एल्यूमिनियम 68, गैलियम का 69.7। देखिए लगभग एटॉमिक मास तो सेम हो रहा था। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, इक्का एल्यूमिनियम का फॉर्मूला E2O, ई से मतलब इक्का बोल रहा है, E2O3 लिख रहा था। गैलियम का Ga होता है, तो Ga2O3 हो रहा था, गैलियम ऑक्साइड, ठीक है। एक फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा था, तो ECl3, गैलियम के साथ रिएक्शन किया था, GaCl3 रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। दिस provided convincing evidence for the both correctness and usefulness of Mendeleev periodic table. Further, it was the extraordinary success of the Mendeleev predictions that led chemists not only to accept his periodic table but also recognize him as originator of the concept of it is based. इन्होंने क्या किया, इसके अनुसार है ना, इनके अनुसार ये जो मैंने पहले से ही मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो इन्होंने इनको पहले ही से पता हो गया था सारा बातें, तो सारे लोगों ने इनको एक्सेप्ट ही नहीं किया बल्कि इनके बातों को समझा भी और इनको ऑर्गेनाइजर भी माना। एक और बात उन्होंने क्या किया ना, नोबेल गैसेस, जो नोबेल गैसेस किसे कहते हैं, नोबेल गैस, अगर नोबेल गैस को अगर हम लोग डिकोड करने की कोशिश करें, नोबेल गैसेस बोलो या नोबेल एलिमेंट्स बोलिए, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, यही है नोबेल गैसेस। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन। हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। ये डिकोड है, मैं आपको आगे की वीडियो में एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए, ठीक है, डिकोडिंग के लिए कैसे डिकोड होता है, बहुत ही आसानी तरीके से आप एटॉमिक नंबर प्लस उसका है जो मैंने डिकोडिंग ग्रुपिंग भी आप आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी का है ना, जो उस समय खोजा नहीं गया था, उस समय डिस्कवर्ड नहीं था नोबेल गैसेस, ठीक है, उनके लिए भी इन्होंने जो जगह छोड़ दिया था, जगह छोड़ा नहीं था, उनके पीरियोडिक टेबल में अरेंज हो गया था। कैसे बताते हैं, जैसे मान लिया कि यहाँ पे एक एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे इसका एलिमेंट का है जो एटॉमिक मास 7 था, और यहाँ पर वाला एटॉमिक मास इसके बाद यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे होना चाहिए था, सॉरी गलती हो गया। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास मान लिया 7 है, ठीक है, और यहाँ पे एक एलिमेंट है, इसके बाद ठीक क्या आना चाहिए, अगर मान लिया यहाँ पे एटॉमिक मास 3 हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट का सीरीज बना दिया कि यहाँ पे जो एलिमेंट खोजा है ना 7.1, ठीक है, यानी इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया एटॉमिक मास में, देख रहे हैं, यानी कि इसी को नोबेल गैसेस में के सीरीज में इसको रख दिया, एकदम सबसे साइड में एकदम सबको अरेंज कर दिया था, ठीक है, जो कि काफी यूजफुल रहा सबके लिए। इसलिए सबको मेंडलीफ ने है जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल को सबसे ज्यादा मान्य माना जाता है। नोबेल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन एंड आर्गन हैव बीन मेंशन्ड इन मेनी टेक्स्ट कंटेस्ट बिफोर दिस, बाद में खोजा गया। दीज गैसेस वर डिस्कवर्ड वेरी लेट बिकॉज दे वर इनर्ट, क्योंकि वो लोग सबके साथ इनर्ट होता था, सबके साथ रिएक्शन जल्दी नहीं करता था। एंड प्रेजेंट इन द एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन इन आवर एटमोस्फेयर, वो एटमोस्फेयर में भी बहुत कम मात्रा में था। One of the strength of the Mendeleev periodic table was that when these gases were discovered, they could be placed in a group without disturbing the existing order. उसके ऑर्डर को बिना डिस्टर्ब किए उसको ऑर्डर में रखा जा सकता था, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे अचीवमेंट्स तो देख लिया। आगे के पार्ट 2 वाले वीडियो में लिमिटेशंस और मोस्ले का पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।